अरे गर्मी जान ले लेगी। 2 मिनट भी धूप में नहीं रह सकते। जोहार जोहार उनकी भौजी। लीजिए आ गए आप। जोहार जोहार। अरे भैया का होई गलक रोड के भाई ऐसा जे क्या एकदम हुआ? अपने आप को देखिए, पसीना आ रहा है ना, वही पसीना हमको तो भी आबे हो जोन रहा है। करी भाई, गर्मी कर दिन है तो पसीना तो आबे करी, लेकिन रोरे ऐसा ठंडा काले बैठल दी। अरे भाई तो धूप में जाके खड़े हो जाएं, हमारा मेकअप जो है खराब हो देखो जाएगा। देखो देखो किसान भाई, बने फगुआ बीत जाए है, लेकिन भी हमारे कर जे रूम के भौजी हैं इनकर में फगुआ कर खुमारी एखा तक नहीं जाए। अरे भाई मुझे जाना है आज अपके भैया के साथ मूवी अरे देखने बाबा, के लिए। रोज दिन तो रोज दादा संगे घूमबे करी, लेकिन एक दिन हमरो संगे तो बैठ जाओ रे। बैठे तो हैं। अच्छा लगे तो भाई खाली बैठले रहब कि आगे कोनो विचारो कही रही हमरे के किसान अरे भाई। भाई इसीलिए तो बैठे हैं, और जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि हाँ। कार्यक्रम की शुरुआत भी करें और कार्यक्रम अच्छा, जल्दी अच्छा, खत्म भी कर ले। लगे तब किसान भाई हमारे मन कार्यक्रम करो और करी लाइक ठो कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अब नए किसान मित्रों का चयन ग्राम सभा द्वारा होगा, साथ ही मानसिक मानदेय भी बढ़ेगा। BAU में हुआ तीसी फसल की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। पालक साग में लगने वाले पत्रभक्षी कीट के नियंत्रण के लिए करें नीम निर्मित कीटनाशी का प्रयोग। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर सरकार ने स्वीकृति प्रदान करते हुए फैसला लिया है कि अब नए किसान मित्रों का चयन ग्राम सभा द्वारा होगा। ये किसान मित्र आत्मा संस्था से जुड़ेंगे और इनका मासिक मानदेय 4,000 रुपया होगा। बहुत जल्द इनके चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। बीते दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में तीसी फसल की उन्नत खेती विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न गांवों से आए 300 से अधिक किसानों ने भाग लिया। किसानों को तीसी फसल की उन्नत खेती करने से संबंधित विभिन्न विषयों की तकनीकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर सोहन राम, डॉक्टर ZA हैदर और डॉक्टर DK रूसिया सहित कई और वैज्ञानिक एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। पालक साग और लाल साग में लगने वाले पत्रभक्षी कीट फसल की पत्तियों को खाकर छलनी कर देते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। पालक साग और लाल साग में लगने वाले पत्रभक्षी कीट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% अचूक या निम्बेसिडिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बना लें और फसल पर छिड़काव करें। छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही साग को खाने के उपयोग में लाएं। अपने राज्य के किसान गौपालन करके दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए साहीवाल, रेड सिंधी और थारपारकर जैसी उन्नत नस्लों वाली गाय पालना फायदेमंद साबित होगा। इनके दूध उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। देसी नस्ल वाली गायों में साहीवाल सबसे अधिक दूध देती है। इस नस्ल की गायों में एक ब्यात का दूध उत्पादन क्षमता 2,500 से 3,000 लीटर है, जिसमें वसा की मात्रा 4.5 से 5% होती है। लाल सिंधी नस्ल की गायें एक ब्यात में 1800 से 2500 लीटर दूध देती है, जिसमें 4.5 से 5.5% वसा होता है। जबकि थार पारकर नस्ल की गाय प्रति ब्यात 1800 से 2700 लीटर दूध देती है, जिसमें 5 से 6% वसा होता है। ट्यूबवेल पंप सिंचाई करने का सबसे कारगर और उत्तम कृषि यंत्र है। इस यंत्र से फ्लड इरिगेशन विधि से पटवन किया जाता है। ये अलग अलग हॉर्स पावर इंजन से चलने वाला यंत्र है। इसमें ऊर्जा पैदा करने के लिए डीजल, पेट्रोल या बिजली की जरूरत होती है। ट्यूबवेल पंप की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत तेजी से पानी फेंकता है। किसान इस यंत्र के द्वारा कुछ ही घंटों में बड़े आकार वाले खेतों की भी सिंचाई कर सकते हैं। आधुनिकतम रूप में अब ये छोटे बड़े सभी आकार में मिलता है और किसान जहां चाहे इसे उठाकर ले जा सकते हैं। किसी किसान का सधा हुआ काम उसे जरूर सफल बनाता है। वो बीज उत्पादन करे या मुख्य फसलों की खेती, सभी से शानदार उपज हासिल करता है। आज जिस किसान से हमारी मुलाकात होने वाली है वो न सिर्फ उन्नत खेती के पैरोकार हैं, बल्कि खुद उन्नत खेती करने वालों में एक मिसाल है। आइए
इन्हीं से मिलकर जानते हैं इनकी खेती किसानों का के लिए हाल। मेरा ये सुझाव है कि बैगन के खेती के लिए उनके पास पलांडू की एक वैरायटी है स्वर्ण श्यामली, उसको अगर आदमी 25 डिसमिल में लगा ले तो वो 1 साल के अंदर में गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा। उसके लिए कोई बहुत विशेष मेंटेनेंस या विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो ICR पलांडू जा करके उसका सिर्फ लिफलेट ले आएंगे, उसमें प्रैक्टिस कैसे करना, हमको बैगन की स्वर्ण श्यामली की खेती कैसे करनी है। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत शॉर्ट टर्म वैरायटी है और लंबे समय तक उत्पादन देती है और लोकल बाजार में उसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। इसी वजह से वो काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी के रूप में उभर करके बाजार में आई है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.3 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपये से 1950 रुपये, चावल मध्यम 2000 रुपये से 2100 रुपये, चावल उत्तम 2200 रुपये से 2500 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1700 रुपये, चना 4700 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 6700 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4450 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5750 रुपये से 5900 रुपये, सरसों तेल 10,000 रुपये से 10,100 रुपये, चीनी 3,300 रुपये से 3,400 रुपये, आलू 700 रुपये से 750 रुपये और प्याज 1200 रुपये से 1275 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई एखन हमारे मन देखत रही कृषि समाचार में रहे मौसम के मिजाज और खेती बाड़ी से जुड़ल बहुत तरह का तमाम तरह कर खेती बाड़ी कर समाचार। लेकिन कृषि समाचार के बाद जिस तरह से हम आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, आज भी हम बहुत सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठा करके लेके आए हैं, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें
और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम जाने से पहले आपको जानकारी देने की बातें कह रहे थे, तो आज हमारी जो पहली जानकारी है वो है कि किस तरह से हम लत्तेदार सब्जियों की सामयिक देखभाल करें। देखो बता भाई के बारे में डॉक्टर RN रॉय। लत्तेदार की सब्जी जो है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, ऐसे किसान को आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी खेतीबाड़ी की जाए लत्तेदार सब्जी के रूप में? अभी फरासबीन और बोदी दोनों गर्मी के लिए बहुत सुंदर क्रॉप है। एक गर्मी में भी होता है और हमारा फील्ड में भी लगाया गया है। अभी 2 से 2.5 महीने का उम्र हो गया। ये फरासबीन दिखाई दे रहा है आपको। ये है किस्म आपका स्वर्णप्रिया है और ये बुशीदार है। और बिरसा प्रिया जो है वो है लत्तेदार वाला बरसात में हम लोग लगाते, अभी गर्मी में इसको लगाए। जैसा कि आप अभी बोले, जो इस खेती की तैयारी कैसे की जाए, जैसे एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी क्या होनी चाहिए, जैसा कि बोदी हुआ, फ्रेंच बीन हुआ, और गर्मी के मौसम में तो मिर्च की खेती लोग जी जान से करते हैं, हमारे किसान भाई करते हैं। इसके बारे में आप किसान भाई को बताएं। तो अभी जो लगा हुआ है हमारा फरासबीन, ये है सारी से सारी का दूरी है 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा का दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और इसी में हम लोग पानी देने के लिए बीच से नाली रखते और पानी चला जाता। और इसके बाद और मिर्चा भी लगा हुआ है यहाँ पर। एक KA2 बोल के एक वैरायटी लगा हुआ है, वो भी अच्छा पैदावार दे रहा है। गर्मी सीजन में इसका मांग भी ज़्यादा है और लोग हरा मिर्चा पसंद भी करता है। तो किसान के लिए ये 2-3 क्रॉप जो है बहुत फ़ायदेमंद है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी भी हमारे बहुत से किसान हैं जहाँ की पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे किसान भाई लत्तेदार फसल यानी सब्जी की खेती किस प्रकार करें जहाँ पानी की उचित व्यवस्था ना हो? जहाँ पर नहीं है पानी, कुछ तो पानी आपको देना पड़ेगा। पानी को सेव करने के लिए एक रास्ता है, आप बीच में पौधा का नीचे पॉलीथीन स्ट्रिप दे दीजिए काला वाला, और कम पानी लगेगा, उससे भी आप खेती कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन स्ट्रिप नहीं होगा, कम से कम मल्चिंग का मतलब पुआल दे दीजिएगा, तो होगा कि पानी रिटर्न हो जाएगा। और गोबर का खाद ज़्यादा दीजिएगा, तब भी आपका पानी रिटर्न होगा, तब होगा कि आपका फरासबीन होते रहेगा। अभी जो हमारे किसान भाई खेती बाड़ी कर रहे होंगे, उनको अभी क्या क्या करना चाहिए, वही किसान भाई को आप बताएं। अभी किसान भाई को करना चाहे तो फिर दूसरा क्रॉप लेना चाहे। इसी में बोदी हो गया, आपका फरासबीन हो गया। इसके बाद आप चाहे तो लाल साग भी लगा सकते हैं और पालक भी लगा सकते हैं, तो मेथी भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं। तो गर्मी के लिए ये फसल जो है बहुत पैसा देगा इसको। गर्मी के मौसम में जो अभी हमारे किसान भाई हैं जो कुछ कदवा लगाना चाहते हैं, खीरा लगाना चाहते हैं या नेनुआ है, ये चीज़ों की तैयारी यानी इन फसलों की तैयारी, इन सब्जी की तैयारी वो किसान भाई किस तरह से करें, उसका बीजोपचार कैसे करें, इसके बारे में आप किसान भाई को बताएं। मगर सीड को, बीज को हमेशा के लिए उपचार करके लगाएगा। इसमें M45 का 2 ग्राम और आप बेबिस्टिन का 1 ग्राम का 1 लीटर पानी में घोल बना करके, संभव होगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम पाउडर फॉर्म में सीड को ट्रीट करके आप लगाइएगा। और हमेशा के लिए दूरी उसका 1 मीटर बाई 1 मीटर रखिएगा। लेकिन इसके उर्वरक जो होते हैं, इसके बारे में आप किसान भाई को क्या बताना चाहेंगे? अभी गर्मी का सीजन है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक खेती भी आप कर सकते, और नहीं तो इनऑर्गेनिक कीजिएगा तो गोबर खाद और करंज खोली आपको देना ही है। गोबर खाद दीजिएगा तो आपका पानी रिटेंशन होगा, और करंज खोली ज़्यादा दीजिएगा तो एक फ़ायदा होगा कि कीड़ा कम आएगा। और आप हर एक क्रॉप को लगाने के बाद जब तक आपका 21 दिन नहीं हो रहा है तब तक बीज को, गाछी को खाद नहीं देना है। रासायनिक खाद देना है तो DAP और पोटास आपको देना है हर एक गाछी को कम से कम 10 ग्राम हिसाब से। इस हिसाब से नेनुआ, कद्दू, खीरा, झिंगी
इसी को आप खाद दे सकते। और हमेशा के लिए 1-1.5 महीने के बाद फिर एक बार खाद दीजिएगा। 2 बार कम से कम 1-1.5 महीने में, अगर 3 महीने में दीजिएगा तब देखिए कि आपको पैदावार ज़्यादा होगी। और खाद जिस दिन दीजिएगा दूसरा दिन नहीं तो उसी वक्त आपको पानी देना ही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। यूरिया नहीं तो अमोनियम सल्फेट, दोनों में से कोई एक दीजिए। यूरिया दीजिएगा तो पानी आपको, अमोनियम सल्फेट और यूरिया दोनों में किसी को भी यूज़ कीजिएगा गर्मी में तो पानी आपको अवश्य देना है, नहीं तो पूरा पौधा जल जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा हमारे विशेषज्ञ आपको कितनी अच्छी जानकारी दी। जो गर्मी के मौसम में लतेदार सब्जी की खेती किस प्रकार करें, उसका उचित प्रबंधन क्या हो, बीजोपचार क्या होना चाहिए और उसके उचित सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। आशा में पूर्ण विश्वास है आप अवश्य लाभान्वित होंगे। फिर हम मिलेंगे विशेष अगले अंक में। नमस्कार, जोहार। बड़ा नगद सुपर जानकारी और दिवाली भोजी है। तो देखे ना आपके किस तरह से हम ढूंढ कर जानकारी लेकर आते हैं। भाई अब हम तो जानत ही, अब हम चल ली हम खेत। हाँ, तो ले अब इतना नगद और जानकारी करूँगा आप तो भाई खेती बाड़ी की तो करे मन करबे नहीं करेला। बिल्कुल कीजिएगा खेती बाड़ी, लेकिन अभी एक जानकारी बाकी है। और करुआ भाई? अरे भाई क्यों नहीं, एक जानकारी बाकी है। किसान सब सुपर टूरे कहली, किसान से हमारे मन भेंट करो। हाँ, और जानेंगे कि किस तरह से जैविक खेती की जाती है, किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और किसान भाई मन ऐसा है कि जैविक खेती है, जैविक खेती बड़ा नगद तरीका से हमरे मन के करे के चाहिए। कारण है कि एखन जे हमरे मन रासायनिक खाद मन कर जे प्रयोग करे के लागी, रूमसाम करे के लागी, उकर में क्या है कि जे माटी कर जे उर्वरा शक्ति है से छीन होते जाते, कमजोर होते जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उके बरकरार रखे के वास्ते हमरे मन के जैविक खेती बटे बहुत ध्यान देवे पड़ी। मानिला कि नहीं बात? बिल्कुल बिल्कुल। और जानकारी सही नहीं होने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमरे का जी किसान है पारसनाथ महतो जी, ये बड़ा बेहतरीन तरीके से खेती करे ना, और जैविक जो विधि है से कर से खेती करे ना, ताऊ हमरे में जानकारी कर लेविला कि भाई कैसे खेती करे ना और कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल, तो देर नहीं करते और फटाफट ये जानकारी लेते हैं। चलो तो हमरे में देखिला कि पारसनाथ जी बताइए कि आपने जैविक कृषि जो करने की सोची वो कब से सोची? ये करीब 4 साल पहले की बात है। हम लोग तो पहले रासायनिक खेती करते थे। हम जो भी खेती करते हैं उसमें यूरिया अगर रासायनिक डालते हैं तो रासायनिक कीट के लिए जब हम दवाई डालते हैं, रासायनिक दवाई, तो होता क्या है कि 1% का उपयोग होता है पौधा में और बाकी 99% वो चला जाता है मिट्टी में और पानी में बह जाता है, और ये दूसरे को हार्म करता है, दूसरे को घाटा करता है, पूरे अपने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटा देता है और जहाँ जाता है वो पानी को बर्बाद करता है, पर्यावरण को बर्बाद करता है, नदी में और समुद्र में, सब में मतलब हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ख़त्म कर देता है। तो हमको यूरिया और डीएपी वगैरह का तो एकदम बहिष्कार करना ही चाहिए और हमको जैविक खेती करना चाहिए, जो कि बहुत सुविधाजनक है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है और धीरे धीरे शक्ति बढ़ते जाता है। जब मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले यहाँ हमारा खेती इतना जो आप देख रहे हैं हरा भरा, इतना हरा भरा नहीं था और मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। लोग कहते गए कि भाई आपको घाटा होगा, मतलब हमको घाटा नहीं होगा, जो भी होगा, लेकिन मैं जहर तो नहीं दूंगा किसी को। मैं तो दूंगा तो अमृत ही दूंगा, जहर क्यों दूंगा। हम पैसा कमाने के लिए हमको जहर नहीं देना है। तब फिर हुआ क्या कि हम खेती करना शुरू किए, 1 साल हिम्मत नहीं हारे। अब दूसरे साल से देख रहे हैं हमारा खेती बढ़ता जा रहा है और उर्वरा शक्ति भी बढ़ती जा रही है ज़मीन की, और हमको अलग से फिर कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, हमको कीटनाशक भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बता दे रहे हैं कि जब हम कीटनाशक के लिए ये बोदी में कीटाणु लग गया था लाही, तो उसमें कीटनाशक कुछ नहीं देना है, देना है गौमूत्र। और गौमूत्र जब हम दिए तो हमको आइडिया नहीं था, सारा उसमें लाही तो मर ही गया, बोदी भी हमारा मर गया। तब फिर हम धीरे धीरे उसको बढ़ाए और अपना रिसर्च करते हुए उसमें 7 गुना से लेकर 10 गुना तक पानी जब डाले, उसके बाद उसमें गुड़ और गोबर, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गुड़ मिला करके जब कीटनाशक बनाए, इतना उपयोगी हुआ कि हमारा 2 दिन पहले ये हमारे जो काम करने वाले यहाँ मजदूर हैं वो लोग बोले कि आपका ये जो फसल लगाए हैं वो उसमें पीला पड़ गया है, सो आप क्या दवाई दीजिएगा। तो वो लोग तो घबरा रहे थे कि भाई हम लोग तो जानते हैं कि रासायनिक दवाई दिया जाता है, आप क्या दवाई दीजिए, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बताइए क्या करना है।
हम दवा बनाए गोमूत्र का, गोबर का और गुड़ का, और आज डाला और दूसरा ही दिन से वो उतना सुंदर हरा हो गया कि वो देखने लायक है। आप देख सकते हैं उसमें कोई भी कीटाणु नहीं है, कोई भी फंगस नहीं है। तो इस तरह से फ़ायदा है इसमें, और फसल में भी कोई नुकसान नहीं है, उपज भी बढ़िया हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको खाएंगे, आलू सड़ता नहीं है हमारा, 2-2 साल 3-3 साल से देख रहे हैं आलू हमारा सड़ ही नहीं रहा, सबका आलू सड़ रहा है, प्याज सड़ रहा है, मेरा आलू और प्याज कभी सड़ता नहीं। महतो जी बताइए कि जो उत्पादन होता है आपका, जो रासायनिक खेत से करते थे, खाद से करते थे, और अभी जैविक खाद से कर रहे हैं, तो दोनों में कितना अंतर आप पाते? उत्पादन में हमारा तो लग रहा है कि अब धीरे धीरे बढ़ेगा। रासायनिक जो वो उत्पादन करते हैं उससे बढ़ेगा, और मतलब कुल मिला करके बढ़ेगा। इसलिए कि हम उसको थोड़ा जोड़ के बताएंगे कि जैसे रासायनिक खेती हम करते हैं तो यूरिया डालते हैं, तो उसमें आदमी ये ज़मीन का उर्वरा शक्ति को तो घटाता है, खींच लेता है, और वो जो 2 साल का शक्ति को 1 ही साल में वो पौधा को दे देता है। तो पौधा तो उस समय पैदा हुआ, लेकिन दूसरा साल से वो बिना यूरिया दिए नहीं होता है। लेकिन हमारे मिट्टी में आप यूरिया मत डालिए, डीएपी मत डालिए, हो सकता है अगर भूल से आप जैविक खाद भी नहीं डालें तो 1 साल तो आपको निश्चिंत ही खेती होगा। तो ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है कि गोमूत्र का प्रयोग हम करते हैं। जो गोमूत्र ऐसे ही लोग बहा देते हैं, तो गोमूत्र को हम घर में गाय से हमको मिलता है, और 20 केजी गोबर और 20 केजी गोमूत्र और 1 केजी उसमें गुड़ डाल दें, और 1 केजी उसमें अगर बेसन डाल दें, कोई चीज़ का बेसन, चना का बेसन हुआ, खसारी का बेसन हो गया, या किसी का भी बेसन डाल दें, 10 दिन के बाद वो 1 एकड़ ज़मीन के लिए इतना बढ़िया खाद पैदा हो जाता है कि और उसको फिर अलग से हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी डीएपी, कोई भी यूरिया, और दूसरा कि कीटनाशक का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए कि जो हमारा ये खेती है ना, वो नेचुरल शक्ति के साथ खड़ा होता है, और यूरिया और डीएपी डालने से उसमें होता है कि रोग से लड़ने की क्षमता उसमें कम हो जाती है, और इसलिए उसमें ज़्यादा प्रकोप होता है रोगों का, कीटाणुओं का प्रकोप ज़्यादा होता है। जैविक खेती में करने से कीटाणुओं का प्रकोप बहुत कम होगा, तो हमको कीटनाशक डालना भी नहीं पड़ता है। और कीटनाशक का अगर ज़रूरत पड़ता है दीमक के लिए है, दीमक के लिए हम गुड़, गोबर और उसमें थोड़ा सा चूना और थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, या नीम की खली डाल देते हैं, या करंज की खली डाल देते हैं, तो दीमक ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि नीम हो गया, अकवन हो गया, थेथर हो गया, इसका पत्ता, अकवन का पत्ता, नीम का पत्ता, थेथर का पत्ता और ये आड़ू का पत्ता, ये सब को अगर आप मिला करके गोमूत्र के साथ उसको खौला देते हैं, तो इतना बढ़िया कीटनाशक बन जाता है कि उसमें और कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कीटनाशक, और दूसरा देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सब कोई अगर चाहें तो आप कल से शुरू कर सकते हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं कि इस बार पैदा नहीं होगा, पैदा नहीं होगा सो बात नहीं है। आप जितना पैदा करना चाहते हैं होगा क्या कि आप जितना पैदा करना चाहते हैं पैदा तो कर लेंगे। 1 साल आप 100 रुपया 200 रुपया कमा लेंगे, और आपके बच्चों को, दूसरे के बच्चों को लाख रुपया खर्च करने की बीमारी दे देते हैं। तो ये बीमारी से दूर करना है, बचाना है। तो कितना बचता है? हम समझते हैं कि आप 100-200 रुपया कमा रहे हैं और लाखों लाख रुपया गंवा रहे हैं, तो कहाँ बचत हो रहा है? तो घाटा ही हो रहा है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आप जैविक विधि द्वारा खेती करते हैं तो रासायनिक विधि के अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर खेती करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी प्राप्त करेंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। अरे भाई, एकदम बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, जानकारी सही हो तो समाधान खुद ब खुद मिल जाता है आगे बढ़ने का। आज के बेस लागत है कि से बताओ तो रोए कहत रही कि हम दादा संगे घूमे के लिए जाती है, पिक्चर देखे के जाती, फिल्म देखे के जाती है। भाई हाँ भाई, जे देवर मन है ओकरो संगे रहे के चाहिए। एक नगद जानकारी तो करवाए दिली। ये भी तो सोचिए कि उनके साथ तो एक दिन मूवी जाते, लेकिन हमेशा आपके साथ जो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अच्छा चलो, तो है ना भाई, बड़ा बेस बात है कि रोरे हमारे संगे इतना समय माने मेरा के बिता थी, है नहीं? बहुत बात करते हैं ये, हम बिल्कुल नहीं सकते इनसे बात करने। इतना बोलते हैं कि इन्हें चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ ही इन्हें ये भी भूल जाते हैं कि समय भी खत्म हो चुका है, और समय खत्म होने से हमें जाना पड़ता है। और लेकिन जाने से पहले क्या करते हैं हम?
हमरे मन कार्यक्रम का पता तो जरूर बताए दो अब हमरे मन, ताकि किसान भाई मन हमरे मन की तो लिख सके ना कि भाई कार्यक्रम कैसा लागल देख के, है नहीं। चाहे जे नगर नगर जे सुझाव है इमन भी तो इमन थी ना बहुत जानकारी रहेला भाई, तो इमन सुझाव हमरे के दे सके ना। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो दीजिए ना जल्दी से पता। अब लगे तब इमन कागज और कलम के एकदम निकला के रखो तो और लिखे के लिए तैयार हो, हम बताई देविला। हमरे का जो कार्यक्रम है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। आप 3 संख्या बताई देविला। बिल्कुल 834001। तो इसी के साथ आज का जो अंक है वो यहीं समाप्त करेंगे और अगली बार बहुत सारी जानकारी लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तक लिए जतरू भाई और रुमकी का बहुत जोहार।